वो एक ऐसा जहाज जो आवाज से भी दोगुनी रफ्तार से उड़ता है, जिसके इंजन की दहाड़ सुनकर दुश्मन के रडार कांप जाते हैं और जिसे देखते ही नेटो के पायलट सतर्क हो जाते हैं। और उसे शुरू करने का तरीका इतना जटिल है कि पूरी एक टीम चाहिए सिर्फ उसे जगाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस के सबसे महंगे और सबसे खतरनाक विमान की, यानी ट्यूपोलेव TU-160 की, जिसे रूसी प्यार से व्हाइट स्वान कहते हैं और नेटो उसे ब्लैक जैक के नाम से जानता है। यह कोई साधारण बॉम्बर नहीं है। यह रूस की परमाणु ताकत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रतीक है और इसे स्टार्ट करते देखना एक अलग ही और अविस्मरणीय अनुभव है। जनवरी 25, 2018 को कजान शहर में खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में रूसी रक्षा मंत्रालय ने 10 नए TU-160M बॉम्बर्स का ऑर्डर साइन किया। पुतिन ने खुद कहा, 10 विमान खरीदे, हर एक की कीमत 15 अरब रूबल से भी ज़्यादा, यानी कुल 160 अरब रूबल। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो एक विमान की कीमत $500 मिलियन से भी अधिक बनती है। यही नहीं, जनवरी 12, 2022 को कजान एविएशन प्लांट से एकदम नए सिरे से बने पहले TU-160M ने अपनी पहली उड़ान भरी और रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि व्हाइट स्वान वापस आ गया है। यह उड़ान 30 मिनट तक चली और इसने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस विमान को स्टार्ट करना इतना बड़ा इवेंट क्यों है? यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है इसके इंजन में। TU-160 कुज़नेत्सोव NK-32 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजनों से चलता है, जो आज तक किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर लगाए गए सबसे शक्तिशाली इंजन माने जाते हैं। हर एक इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 55,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट पैदा करता है। चारों इंजनों को जोड़ें तो ये एक ऐसी असाधारण ताकत बनती है जो इस विमान को मैक 2.05 की रफ्तार तक ले जाती है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के अनुसार NK-32 को दुनिया का सबसे पावरफुल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट इंजन कहा जाता है और यह बात इसके स्टार्टअप प्रोसेस को एकदम अलग और बेहद जटिल बना देती है। इस विमान को स्टार्ट करना कोई कार की चाबी घुमाने जैसा काम बिल्कुल नहीं है। जमीन पर मौजूद ग्राउंड टीम सबसे पहले बाहरी APU यानी ऑक्सिलियर, जो इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक पावर सप्लाई करती हैं। इसके बाद हर इंजन को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से स्पूल अप किया जाता है। पहले विंग के नीचे लगे 2 पॉड्स में बाईं तरफ के इंजन चालू होते हैं। फिर दाईं तरफ के NK-32 की हाई प्रेशर कंप्रेसर को इग्निशन स्पीड तक लाने के लिए भारी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए पूरी ग्राउंड टीम इस पूरी प्रक्रिया में पूरे ध्यान के साथ लगी रहती है। उसके बाद एक लंबा वार्म अप फेशी होता है, जहां सिस्टम चेक्स होती हैं, फ्यूल लोडिंग वेरीफाई होती है, नेविगेशन सिस्टम कैलिब्रेट होता है और एवियोनिक्स एक एक करके जागते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी 1 घंटे से भी अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी इन इंजनों को नुकसान पहुंचा सकती है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार इस विमान में 1,60,000 किलोग्राम फ्यूल भरा जाता है, जो इसे 15 घंटे तक लगातार उड़ान देने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, यह विमान स्पेशल क्यों है, इसके आंकड़े ही सब कुछ बता देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने TU-160 को सबसे भारी ऑपरेशनल बॉम्बर का खिताब दिया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,75,000 किलोग्राम है। इसकी रेंज 12,300 किलोमीटर है बिना किसी रिफ्यूलिंग के। इसकी सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर है और यह 60 से 70 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर चढ़ सकता है। यह अपने 2 इंटरनल वेपन बेज में 45,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इसमें 12 के 55 SM क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो 200 किलोटन न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती हैं और 3,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ये एक एयरक्राफ्ट नहीं, एक उड़ता हुआ परमाणु शस्त्रागार है। इसने दुनिया के 40 से अधिक एविएशन रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। अब बात करते हैं अपग्रेडेड इंजन की, जो इस स्टार्टअप सीक्वेंस को और भी रोचक बनाती है। नई NK-3202 यानी NK-32 सीरीज 2 इंजन दरअसल 1987 में ही डिजाइन किए गए थे, लेकिन तब बजट की कमी के कारण उनका पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पाया। नवंबर 3, 2020 को TU-160M ने इन्हीं नए NK-3202 इंजनों के साथ पहली
टेस्ट फ्लाइट भरी जो कजान एविएशन प्लांट के एयरफील्ड से रवाना हुई और 2 घंटे 20 मिनट तक 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती रही। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। इस नए इंजन में कंप्रेसर और टरबाइन दोनों के लिए नए ब्लेड प्रोफाइल्स हैं। इंटरनल एरोडायनामिक्स बेहतर है और कूलिंग अधिक एफिशिएंट है। थ्रस्ट वही 25 टन रहा, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन घटी और रेंज करीब 1000 किलोमीटर बढ़ गई। यानी नए इंजन से पुराना व्हाइट स्वान और भी ज़्यादा घातक हो गया। दोस्तों, इस पर दुनिया की प्रतिक्रियाएं बेहद दिलचस्प रही। नेटो देशों ने इसे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए एक गंभीर चुनौती माना है। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के टॉर्नेडो F-3 जेट्स ने मार्च 2010 में एक Tu-160 को इंटरसेप्ट किया था, जो दिखाता है कि पश्चिम इसे कितनी गंभीरता से लेता है। सितंबर 2008 में 2 Tu-160 बॉम्बर्स ने वेनेजुएला में अभूतपूर्व तैनाती की थी, जिसने पश्चिमी देशों को चौंका दिया था। अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि Tu-160 स्टेल्थ नहीं है। इसे रूस के न्यूक्लियर ट्रायड का एक नाजुक और अहम हिस्सा बनाते हैं। वहीं चीन भी इस विमान की तकनीक को ध्यान से परख रहा है। इतिहास के नज़रिए से देखें तो यह विमान दिसंबर 1981 में पहली बार उड़ा था और सोवियत एयरफोर्स ने 1987 में इसे सेवा में शामिल किया। सोवियत संघ के टूटने के बाद 1992 में प्रोडक्शन बंद हो गई। उस वक्त 19 Tu-160 यूक्रेन के पास गए, जिनमें से 8 रूस ने खरीदे और बाकी स्क्रैप हो गए। अप्रैल 2015 में रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने प्रोडक्शन रिस्टार्ट का ऐलान किया। रोस्टेक के CEO सरगेई चेमेजोव ने कहा कि डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह डिजिटाइज किया गया और टाइटेनियम पार्ट्स की वैक्यूम वेल्डिंग तकनीक फिर से बहाल की गई। आज Tu-160M में नई नोवेला NV1.70 रडार है, डिजिटल ग्लास कॉकपिट है और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इसे किसी भी मौसम और समय में ऑपरेशन के लिए तैयार रखता है। अब भारत की बात करते हैं। आशिन द प्रिंट की सितंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सुखोई Su-57 के 2 स्क्वाड्रन की खरीद का मूल्यांकन कर रहा है, जिसे रूस का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। यह योजना अभी शुरुआती दौर में है, पर संकेत साफ है जब रूस जैसी महाशक्ति अपने सबसे महंगे विमान को नए सिरे से तैयार कर रही है और जब नेटो उसके हर कदम पर नजर रख रहा है, तो भारत के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक सबक है। हमारे डिफेंस प्लानर्स को यह समझना होगा कि मैक 2 की रफ्तार से आने वाले खतरे का जवाब सिर्फ राफेल नहीं, बल्कि एक पूरी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर से दिया जाएगा। और इसी दिशा में भारत का डिफेंस बजट और आत्मनिर्भर भारत मिशन दोनों लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत को यह तय करना होगा कि वह सिर्फ खरीदार बनकर रहेगा या खुद ऐसी तकनीक विकसित करेगा जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।